नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के उन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे जो कि आपके अपकमिंग यूपीएससी सीएससी की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें आज हमें डिस्कस करना है। तो आज के इस सेशन में टोटल 3 आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? पहला आर्टिकल आपको द हिंदू के पेज नंबर 1 पर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से संबंधित है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से संबंधित है, जो कि द हिंदू के पेज नंबर 15 पर देखने को मिलेगा। थर्ड आर्टिकल है के शेप इकोनॉमिक रिकवरी से, जो कि आपको इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 10 पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स को हम देखेंगे प्रीलिम्स के लिहाज से, एंड के शेप इकोनॉमिक रिकवरी को हम देखेंगे मुख्य परीक्षा के लिहाज से। तो चलिए एक एक करके तीनों आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से संबंधित। तो हुआ क्या है, इस आर्टिकल का जो संदर्भ है अगर पहले वो समझेंगे एंड देन फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में समझेंगे। तो इस आर्टिकल का संदर्भ ये है कि 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया भारत सरकार ने। उसमें कुछ लक्ष्यों को रखा गया। ठीक है, लक्ष्य क्या थे मैं बताऊंगा। लक्ष्य में आप अगर मोटे तौर पर देखें तो वायु गुणवत्ता को बेहतर करना था। ठीक है, वायु गुणवत्ता को क्या करना था? बेहतर करना था। तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है और वो लक्ष्य रखे गए थे 2024 तक के लिए। एंड अब फाइनली क्या हुआ है, अब नए लक्ष्य रखे गए हैं। नए लक्ष्य रखे गए हैं 2026 तक के लिए। ठीक है, तो इस एवज में हमें जानना पड़ेगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, क्यों जानना है? क्योंकि यूपीएससी प्रदूषण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट में प्रदूषण से, एयर पोल्यूशन हो, इन्वायरमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछती रहती है। जैसे 2017 में यूपीएससी ने इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए अब जानते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम या कार्यक्रम के बारे में। तो इसकी मोटी मोटी बातें हम जान लेते हैं। ठीक है, पहली बात क्या है कि इसको भारत सरकार ने 2017 में लॉन्च किया, सॉरी 2019 में लॉन्च किया। दूसरी बात यह है कि किस मंत्रालय के तहत आया ये पता होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आता है। किसी भी स्कीम में, किसी भी कार्यक्रम में कब वो लॉन्च हुई, किस मंत्रालय के तहत आती है, क्या उसके उद्देश्य है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक, अब इसके अगर बात करें उद्देश्य की, उद्देश्य है वायु गुणवत्ता को सुधारना है, को बेहतर करना है दो स्तर पर, मतलब वायु में PM10 और PM2.5, इन दोनों को क्या करना है? कम करना है। इनके स्तर को, इनके लेवल को क्या करना है? दोनों को कम करना है। ठीक है, अब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में वर्ड है नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो पूरे भारत के लेवल पर होगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो कार्यक्रम है इसमें 24 स्टेट्स और यूटी शामिल है, जिसमें 131 शहर शामिल है। टोटल 131 शहर शामिल है। और उन 131 शहरों में से भी कौन कौन से शहर शामिल हैं? एक तो नॉन अटेनमेंट वाले शहर, गैर प्राप्ति है ना, इसका मतलब है गैर प्राप्ति। एक वो शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख है या 10 लाख से ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या 10 लाख है या 10 लाख से ज्यादा है, वो शहर इस कार्यक्रम के तहत आते हैं। तो टोटल कितने शहर है? टोटल है 131 शहर ऐसे हैं जहां पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और ये 24 राज्यों, स्टेट और यूटीज में आते हैं, ना कि पूरे भारत के सभी राज्यों और सभी यूटी में ये शामिल है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है।
अगेन अब बात करते हैं उद्देश्यों की। अगेन वही है कि वायु गुणवत्ता को बेहतर करना है, PM10 और PM2.5 को कम करना है। फिर उसके बाद बात आती है कि अगर ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाया 2024 तक, तो ऐसे क्या उद्देश्य रखे गए थे 2024 तक कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम उनकी प्राप्ति नहीं कर पाया। फिर बात आती है कि 2026 के लिए क्या उद्देश्य रखे गए हैं। देखिए 2026 के लिए अगेन उद्देश्य रखा गया है कि अप टू 40% एयर पॉल्यूशन में से PM10 एंड PM2.5 की सांद्रता को कम करना है, ठीक है। और जबकि यहां पर रखा गया था 20 से 20 टू 30%, ये हम फुलफिल नहीं कर पाए। अब नया टारगेट हमने गवर्नमेंट ने दे दिया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत अब 2026 तक अप टू 40% PM10 PM2.5 की जो सांद्रता है वायु में उसको कम करना है, यह है टारगेट। तो यह है एक ओवरऑल पूरी स्कीम, ठीक। चलिए देख लेते हैं जो मैंने समझाया, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 में शुरू हुआ। और इसमें एक बात और बतानी थी कि बेस ईयर जो है किस स्तर पर कम करना है। बेस ईयर आधार वर्ष माना इन्होंने 2017, इस बात को जरूर याद रखिएगा। आधार वर्ष 2017 को मानकर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2026 तक अप टू 40% PM10 एंड PM2.5 की सांद्रता को कम करना है, वायु गुणवत्ता को सुधारना है, ठीक। आधार वर्ष क्या है 2017। एक चीज ये याद रखनी है वैसे ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। देश भर में वायु प्रदूषण की समस्याओं से व्यापक तरीकों से निपटने के लिए दीर्घकालिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर पर की रणनीति है। 131 शहर इसमें शामिल है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद आधार वर्ष 2017 को मानते हुए 2024 तक PM10 और PM2.5 की सांद्रता में 20% से 30% की कमी हासिल करना है, जिसको अभी फुलफिल नहीं कर पाए हैं। फिर एक नया लक्ष्य दिया गया है कि वर्ष 2025-26 तक क्या करना है। आदर्श वर्ष अगर सेम रखा गया है तो PM2.5 एंड PM10 के हिसाब से फिर से सांद्रता को अप टू 40% तक कम करना है, ठीक। इसके अलावा इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, कमी के लिए समन उपायों का कड़ाई से क्रियान्वयन, व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस सुनिश्चित करने के लिए देश भर में प्रभावी कुशल परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ उद्देश्य हैं इसके। और उद्देश्य इस प्रकार के हैं कि अगर प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कोई भी एक आपका स्टेटमेंट बनता है तो आप आसानी से उसको पहचान लेंगे, ठीक है। बड़ा सामान्य सा स्टेटमेंट होगा। अब इसकी निगरानी के लिए एक पोर्टल भी बनाया है जिसका नाम है प्राण पोर्टल। अब ये प्राण पोर्टल क्या करेगा। ये प्राण पोर्टल क्या करेगा कि जो भी हम स्टेप ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत, उसके कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल है। मतलब सभी प्रकार की जानकारी भी यहां पर उपलब्ध होगी, ठीक है। यह शहर की वायु कार्य योजना क्रियान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने में सहायता करेगा। और क्या करेगा यह पोर्टल, और यह नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंध प्रयासों के बारे में जनता तक जानकारी प्रसारित करेगा। तो जनता को जागरूक करेगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो ये पोर्टल याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्राण पोर्टल इनमें से किससे संबंधित है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्राण पोर्टल आप एयर से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। चलिए इसके बेसिस पर एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं, जिसका पहला जो पॉइंट है, पहले देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है 2017 को आदर्श वर्ष मानते हुए 2024 तक CO2 उत्सर्जन में 20 से 30% की कमी लाना। क्या CO2 उत्सर्जन की मैंने कहीं भी बात की? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, है ना। दूसरा, इसका लक्ष्य 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2025-26 तक PM10 के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करना है। इनविज जो एक प्लेटफॉर्म है जहां इन्वायरमेंट से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल है। क्या मैंने इस प्रकार के किसी भी पोर्टल की बात की? ठीक है,
तो इन स्टेटमेंट के आधार पर कि इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में अगेन। चलिए सेकंड आर्टिकल की ओर चलते हैं। सेकंड आर्टिकल है इजराइल फेसिस गाजा जेनोसाइड केस बाय साउथ अफ्रीका एट यूएन कोर्ट। संदर्भ समझते हैं सबसे पहले। संदर्भ क्या है? बड़ा आसान सा संदर्भ है कि दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के विरुद्ध, इजराइल के जो सैन्य इजराइल के जो सैन्य प्रक्रियाएं चल रही हैं, या फिर इजराइल के जो सैन्य युद्ध चल रहे हैं किसके साथ? गाजा के साथ। उसके विरुद्ध आईसीजी में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर की है। हालांकि इजराइल ने इसका खंडन किया है। ठीक है, दोबारा से संदर्भ में बता देता हूं। संदर्भ यह है कि दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर आईसीजी में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक याचिका दायर की है गाजा में हो रहे उसके सैन्य अभियानों के विरुद्ध में। तो यह है सारा का सारा आर्टिकल। कहां पे दायर किया? आईसीजी में, आईसीजे में, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहां से हमें सीखना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। क्यों सीखना है? क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय जितनी भी संधियां हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से सवाल पूछती रही है। जैसे 2022 में यूपीएससी ने यूनाइटेड नेशन से संबंधित सवाल पूछा। अब आपके मन में एक सवाल जो जाहिर भी है आ सकता है कि किस चीज के तहत दक्षिण अफ्रीका आईसीजे में पहुंच गया इजराइल के विरुद्ध? क्यों पहुंचा? किस अधिकार के तहत पहुंचा? क्योंकि दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं 1948 में, और भारत भी 1948 में नरसंहार कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, लेकिन 1959 में भारत ने इसका अनुमोदन किया, रेक्टिफाई किया उसको। अब कोई देश अगर सहमत नहीं है आईसीजे में, दूसरे देश पर मुकदमा दायर कर सकता है यदि वह नरसंहार को रोकने के लिए बनाए गए नियमों की व्याख्या, आवेदन या पूर्ति पर असहमत है। तो इस आधार पर दक्षिण अफ्रीका गया है आईसीजे में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? संदर्भ क्लियर होना चाहिए। और क्या अधिकार है दक्षिण अफ्रीका को याचिका दायर करने का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? अब पता लग गया क्यों? क्योंकि दोनों ने संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, तो व्यक्ति जा सकता है उसके खिलाफ। ठीक, अब यहां से समझते हैं इस बॉडी के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो ये यूनाइटेड नेशन की जुडिशियल ऑर्गन है। ठीक है, एकमात्र जुडिशियल ऑर्गन है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, लेकिन 1946 में इसे काम करना शुरू किया। ठीक, तो प्राथमिक न्यायिक अंग है, विश्व न्यायालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा बात करूं तो इसकी आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएं। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, सॉरी, यस, हेडक्वार्टर कहां है? हेग नीदरलैंड में। ठीक है, अब इसके क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो यह किसी इंडिविजुअल पर नहीं हो सकता, किसी एनजीओ पर नहीं हो सकता, किसी प्राइवेट एंटिटी पर नहीं हो सकता। इन चीजों को आप याद रखिएगा, भविष्य में क्या पता प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बने तो आपसे पूछ लिया जाए। तो यूएन के सभी सदस्य स्वयं ही आईसीजे के पक्षकार हैं। हालांकि ये स्वचालित सदस्य उनसे जुड़े विवादों पर
आईसीजे के क्षेत्राधिकार का निर्धारण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जब दोनों देश सहमत होंगे ना कि भाई अब हमारा मामला आईसीजे में जाना चाहिए या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहिए, तब ये मामला, कोई भी मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जा सकता है, तब उसके क्षेत्राधिकार में वो मामला आ जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को अधिकार क्षेत्र तभी मिलता है जब दोनों पक्ष इस चीज के लिए सहमत हो कि अब हमारा मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उसकी सुनवाई होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और तकनीकी रूप से देखा जाए तो बाध्यकारी होता है, लेकिन वो इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास इसकी जांच के लिए कोई भी विधि नहीं है। वो पक्षकार देशों पर निर्भर करता है कि जो इन्होंने निर्णय सुनाया है उसको वो लागू करें या ना करें। तो यही बात यहां पर लिखी है। परंतु अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कोई विधि नहीं है और यह पक्षकार देशों की इच्छा पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके मुख्य कार्य क्या क्या है? तो पहले तो सिविल कोर्ट है। इसका मुख्य कार्य है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय राज्यों के बीच शांति, सुरक्षा और सहयोग की सबसे महत्वपूर्ण गारंटी प्रदाताओं में से एक ये है। देशों के बीच कानूनी विवाद का निपटारा करना, इसके सदस्य देशों द्वारा इसे प्रस्तुत की गई सलाहकारी राय प्रदान करना। तो सलाहकारी राय भी देता है। अब इसके अंदर कोई न्यायालय है तो उसके अंदर न्यायाधीश तो होंगे ही। तो टोटल इसके अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं। 9 वर्ष के लिए लगभग चुने जाते हैं। 1/3 जो न्यायाधीश है प्रत्येक 3 वर्ष में निकलते रहते हैं, बाकी 1/3 जैसे राज्यसभा में निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार हर 3 वर्ष में यहां पर फिर से न्यायाधीश आ जाते हैं, लेकिन एक जो है न्यायाधीश की जो टेन्योर है वो होती है 9 साल। ठीक है। और ये भी इंश्योर किया जाता है कि एक ही राष्ट्र के 2 व्यक्ति न्यायाधीश ना हो। ठीक है। सो 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल, जिनका चुनाव कौन कराता है? एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा उनकी अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के न्यायाधीशों में हर 5 स्थानों में 1/3 का चुनाव हर 3 वर्ष के बाद किया जाता है। तो जो मैंने आपको बताया वो जस्ट यहाँ पर एक्सप्लेन है, तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी, डोंट वरी। तो इसी के बेसिस पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे देता हूं। अगेन इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन असत्य हैं ये आपको बताना है। तो यह संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग है। यह न्यूयॉर्क के बाहर स्थित संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र मुख्य अंग है। इसका निर्णय अंतिम एवं तकनीकी रूप से मामलों के पक्षकार पर बाध्यकारी होता है। तो इन स्टेटमेंट्स के आधार पर आपको क्या करना है? अगेन इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए एक इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, यूएन का क्या है? आपका जुडिशियल ऑर्गन है। ठीक है। 1945 में सेटअप हुआ। काम करना इसने 1946 से शुरू किया। ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है हेग में। ये कहां पर है? नीदरलैंड में। ठीक है। और एकमात्र, अगेन जो स्टेटमेंट आपको बताया था कि एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर बाहर है। ठीक है। उसके बाद इसके क्षेत्राधिकार की बात करो तो क्षेत्राधिकार में दोनों पक्ष अगर सहमत हैं देन मामला जाएगा कहां पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। ठीक है। इसका क्षेत्राधिकार नहीं है किसी प्राइवेट एंटिटी पर, किसी इंडिविजुअल पर, किसी एनजीओ पर, कोई इनका क्षेत्राधिकार नहीं है। इनका जो निर्णय है वो अंतिम और तकनीकी रूप से कैसा होता है? बाध्यकारी होता है। परंतु अपने निर्णयों को सुनिश्चित करने के लिए इनके पास कोई विधि नहीं है। ठीक है। कोई ऐसा लॉ नहीं है कि इससे ये सुनिश्चित किया कि जो हमने निर्णय दिया वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद इसमें होते हैं 15 सदस्य। अगर सदस्यों की बात की जाए तो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का।
एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसका क्या एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जरा साइड में हट जाता हूं ताकि एक शॉर्ट रिवीजन भी आपका हो गया साथ साथ, और कभी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया या प्रीलिम्स का जब आप रिवीजन करेंगे तो उठा के एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड आर्टिकल की, एंड इसको हम देखेंगे मेंस के हिसाब से। के शेप इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, अब ये देखो काफी दिनों से न्यूज में बना हुआ है। अब इसका पहले सबसे पहले संदर्भ समझते हैं कि इस आर्टिकल का संदर्भ क्या, क्यों इसको हम मेंस के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। देखो आप सबको पता है कि कोविड-19 से पूरा विश्व गुजरा। ठीक है, भारत उनमें से एक है। तो जब भारत कोविड-19 के टाइम से उबरा तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का यह कहना था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो के शेप की हो गई है। ठीक है, के शेप की इकोनॉमी भारत की हो गई है। अब ये के शेप इकोनॉमी क्या होती है वो उसकी बात मैं बाद में करूंगा। अब क्या हुआ है कि हाल ही में एसबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है, और इस रिपोर्ट में जिन अर्थशास्त्रियों ने ये बोला है कि भारत की इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो के शेप की हो गई है, उसको मनगढ़ंत, पूर्वाग्रह और बिल्कुल बेबुनियाद बताया है। और साथ ही में अपनी रिपोर्ट में कुछ साक्ष्य भी दिए हैं कि इनसे यह साबित होता है कि भारत की इकोनॉमी के शेप इकोनॉमी अभी नहीं है। तो यह है पूरा का पूरा मुद्दा। तो यहां हमें यह पता होना चाहिए कि के शेप इकोनॉमिक रिकवरी क्या होती है। ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए इसकी वजह से, इसमें जो चीजें होती हैं उसकी वजह से क्या क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या नुकसान होता है। देन उसके बाद क्या इसका सॉल्यूशन है, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे कि एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कौन से ऐसे साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के शेप में नहीं है। ठीक है, अगेन महत्वपूर्ण क्यों है आर्टिकल, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2021 में ऑलरेडी यूपीएससी वी शेप पर मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है जीएस 3 में। ठीक है, जीएस 3 के इकोनॉमी वाले सेगमेंट को। अगर आपको प्रीलिम से रिलेटेड कितने टाइप की इकोनॉमिक रिकवरीज होती हैं, जैसे वी शेप होता है, एल शेप होता है, डब्ल्यू शेप होता है, तो प्रीलिम्स के हिसाब से अगर इस टॉपिक को देखना है तो आप सुधीर सर की जो कल की क्लास है 9 जनवरी की, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये प्रीलिम्स के हिसाब से डिस्कस किया हुआ है। जैसे ये सारी के सारी शेप ऑफ रिकवरी हैं, चाहे वी हो, यू हो, डब्ल्यू हो, जेड हो। ठीक है, ये सारी की सारी सुधीर सर ने कल की क्लास में, कल के डीएनएस वाले सेशन में काफी अच्छे से समझाया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं के शेप इकोनॉमी की ओर, या के शेप इकोनॉमिक रिकवरी की ओर। होता क्या है, अगर बात करें, अगर बात करें के शेप को समझने की, तो इसके अंतर्गत नोट करते जाइएगा, इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का प्रदर्शन विभिन्न हिस्सों का प्रदर्शन के अक्षर की भुजाओं की तरह भिन्न होता है।
अलग होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर अगर के शेप को हमें समझना है तो के शेप ये कह रहा है कि यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्थाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्से का भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का प्रदर्शन के अक्षर की तरह विभिन्न होता है। मतलब यह हुआ कि के अक्षर को अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई सेक्टर राइज कर रहा होता है और कोई सेक्टर डिक्लाइन कर रहा होता है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया कि के अक्षर की तरह कोई सेक्टर, इसकी एक भुजा ये बता रही है कि कोई सेक्टर कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, दूसरी भुजा ये बता रही है कि कोई ना कोई सेक्टर कहीं डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्लाइन कर रहा है। ये है आपका इकोनॉमी जो रिकवरी है उसमें के शेप इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करते हैं, चलिए कोविड-19 में क्या क्या होता है उस सिनेरियो से कनेक्ट करते हैं, देन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो सिनेरियो क्रिएट होते हैं कोविड-19 में। देखिए, आपको ये पता होगा कि हमारे यहां पर 3 सेक्टर हैं टोटल, एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है, एक टर्शियरी सेक्टर है ना। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग, और ये आता है आपका सर्विस सेक्टर। आई होप यहां तक तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो अगर हम बात करें कोविड-19 में नेगेटिव क्या हुआ, कुछ सेक्टर ऐसे थे जो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर। क्योंकि कोविड-19 में क्या हुआ था कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर, लेबर क्या होती, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही थी या अपने घरों को जा रही थी, बड़ा मुश्किल था उस वक्त, लॉकडाउन का टाइम भी था। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ अच्छा ज्यादा नहीं कर पाया। जैसे ऑफलाइन कोचिंग सर्विस सेक्टर में आती है, ऑफलाइन कोचिंग उस वक्त ज्यादा बेहतर नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो बच्चे नहीं आ सकते थे। उस वक्त बेहतर किसने किया? ऑनलाइन कोचिंग्स ने या फिर एडटेक सेक्टर ने। उस वक्त बेहतर किसने किया? सर्विस सेक्टर ने। सर्विस सेक्टर के कुछ हिस्सों ने, जैसे आईटी सेक्टर ने, आईटी में जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, है ना, या फिर जो लोग ऑनलाइन घर से काम कर रहे हैं उन्होंने अच्छा किया। जबकि यहां पर खराब किसने किया? सर्विस सेक्टर के जैसे टूरिज्म वाले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, पर्यटन वाले हिस्से ने। ठीक है, इसके अलावा रियल एस्टेट आपको डाउन देखने को मिला। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर के कुछ अच्छे हिस्से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सर्विस सेक्टर के कुछ हिस्से खराब परफॉर्म कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा हार्म हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेबर इंटेंसिव है। यहां पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जीडीपी में ये दोनों सेक्टर कम कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जीडीपी में ओवरऑल अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो सर्विस सेक्टर का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का है। तो कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ कि कुछ सेक्टर ऐसे थे जो बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिले आपको, एंड कुछ सेक्टर ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा राइज देखने को मिला। तो उस वक्त यह भी हुआ कि कुछ जो गरीब लोग थे या मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग थे, कहीं ना कहीं उनके पास जो सेविंग थी उनकी धीरे धीरे खत्म होने लग गई, या फिर जो आपके लेबर क्लास है, लेबर क्लास, उसके पास जो वेल्थ थी थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो गई, उनके पास वेजेस नहीं है ना, या फिर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई काम नहीं था। तो ये सारी की सारी चीजें उस वक्त हमें देखने को मिली थी, एंड देन हम कह रहे थे उस वक्त की के शेप की इकोनॉमी है। ठीक है, अब इन सबसे हुआ क्या, इन सबसे क्यूमुलेटिवली इन सबसे हुआ क्या, क्योंकि एक सेक्टर अच्छा कर रहा है, एक सेक्टर बिल्कुल डूबा हुआ है। जहां सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, जहां सबसे निचले जो आपके देखा जाए तो लेबर जो क्लास है वो यहां पर काम कर रही है, जो डेली कमाते हैं और डेली अपना कंजप्शन करते हैं। तो इससे हुआ क्या, जब एक सेक्टर डाउन हमें देखने को मिला, डिफरेंट सेक्टर्स जो जब हमें डाउन देखने को मिले, तो इससे भारत में इनइक्विलिटीज बढ़ी, असमानताएं बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, लोग पॉवर्टी की ओर भी गए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि वर्ल्ड वाइड तो 160 मिलियन लोग ऐसे थे जो पॉवर्टी में धकेले गए कोविड-19 के टाइम पर ही। तो ये सारे के सारे चीज के हमें सिनेरियो देखने को मिले। अगर आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं निजी उपभोग पर,
ठीक है। निजी उपभोग आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा योगदान करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमें यहां पर एक ट्रेंड भी देखने को मिला, कंजम्पशन का डिक्लाइन हमें देखने को मिला, उपभोग का डिक्लाइन हमें देखने को मिला, चाहे वो शहर क्षेत्र हो चाहे आपका ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह हमें डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक, तो भैया अब हमें ऐसा, अब हम क्या करें कि के शेप की इकोनॉमिक रिकवरी या फिर के शेप की अगर भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाए कि भविष्य में ऐसा देखने को ना भी मिले, और अब भविष्य में ऐसी कंडीशन आए भी, क्राइसिस अगर आए भी भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो कम से कम उसका प्रभाव हो। तो ऐसे कुछ उपाय हैं या कुछ ऐसे समाधान हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि अगर के कोई भी क्राइसिस आते हैं और उसमें हमारी इकोनॉमिक रिकवरी जो है के शेप की हो जाती है, जहां पर कुछ क्षेत्र डिक्लाइन हो रहे हैं और कुछ क्षेत्र काफी अच्छा कर रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि अगर हम ये सारे के सारे समाधान कर लेते हैं तो इकोनॉमिक क्राइसिस में हमें कम प्रभावित करेंगे या फिर कम उसका इफेक्ट होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है, सामाजिक सुरक्षा व्यय, सोशल सिक्योरिटी में गवर्नमेंट करे एक्सपेंडिचर। देखो जितनी भी स्कीम्स हैं ये सब सोशल सिक्योरिटीज में आती है ना, तो जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं, उनमें गवर्नमेंट क्या करे, पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करे, है ना, स्कीम्स में लो गवर्नमेंट पैसा लगाए, है ना, और जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं ना, बेसिक नीड है, वो गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचे, तो उनके पास अब जो इनकम आएगी वो अपने निजी उपभोग की बजाय अब उसको क्या करेंगे, या तो इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे, एंड सेव करेंगे तो अगेन क्या होगा, इससे डिमांड क्रिएट होगी, मांग बनेगी। ठीक है, जो पैसा उनके पास, जो उनकी अगर बेसिक नीड ही पूरी हो गई, देन जो उनके पास पैसा आएगा या तो सेविंग होगा या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा या बैंकों में जाएगा, और बैंकों में जाएगा तो इन्वेस्टमेंट होगी, या फिर जब लोगों के पास पैसा आएगा तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा आपका, एंड डिमांड अगर बढ़ेगा आपका, देन आपकी इकोनॉमिक रिकवरी जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी और अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा के व्यय को बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, पहला सॉल्यूशन। दूसरा, अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण करना चाहिए। देखिए भारत में आपको दो टाइप के सेक्टर दिखने को मिलेंगे, एक होता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनौपचारिक क्षेत्र। यदि हम अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो यहां पर वेजेस भी कम होते हैं, यहां पर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, यहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, कब आपको निकाल लिया जाए कुछ नहीं पता, क्या क्राइसिस के टाइम पर आपको क्या मिनिमम वेजेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भी नहीं पता। ठीक है, ना आपको यहां पर कोई इंश्योरेंस मिलता है। जबकि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो यहां पर वेजेस थोड़े ज्यादा बेहतर होते हैं, सोशल सिक्योरिटी होती है या फिर जॉब सिक्योरिटी होती है, एक इंश्योरेंस भी आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सेक्टर का, हम भारतीय अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन शुरू कर दें या फिर औपचारीकरण शुरू कर दें, जो कि जीएसटी ने किया भी है, तो अगर हम कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण शुरू कर दें तो इससे लोग सुरक्षित होंगे। ठीक है, उनकी जॉब एटलीस्ट सुरक्षित रहेगी, या फिर क्राइसिस के टाइम एक मिनिमम वेजेस कंपनी को देने पड़ेंगे उन्हें। ठीक है, एक इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा, और लोग टैक्स ब्रैकेट में भी आएंगे धीरे धीरे करके, तो इससे गवर्नमेंट और लोगों को दोनों को क्या होगा, एक साथ फायदा होगा। तो एक समाधान ये हो सकता है। एक समाधान हो सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्त समावेशन। देखिए वित्त समावेशन से क्या क्या होता है, वित्त समावेशन से एक तो डीबीटी होता है, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लाभार्थी होता है सीधा बिना लीकेज के पैसा उसके पास जाता है, पैसा उसके पास जाता है। ठीक है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे सीधा लोगों के अकाउंट में पैसे आए, जैसे 1500 रुपए कुछ आए थे। ठीक है, दूसरी ओर फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर लोगों के पास होगा तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग हैबिट इंक्रीज होगी।
इस सेविंग हैबिट से क्या होगा कि बैंकों में ज्यादा पैसा आएगा। इस सेविंग हैबिट से क्या होगा, बैंकों में ज्यादा पैसा आएगा। अब जब बैंकों में ज्यादा पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में लिक्विडिटी या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से इंश्योरेंस मिलता है, जैसे आपके जैसे होता है ना डेबिट कार्ड पर कुछ ना कुछ इंश्योरेंस आपका रहता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या क्या हुआ, एक तो आपका सीधा लाभार्थी तक चीजें पहुंची, इंश्योरेंस मिला आपको, और सेविंग हैबिट लोगों की बढ़ी, और इससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो हम एक माध्यम हमारा यह भी हो सकता है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को और अच्छा कर सकते हैं वित्तीय समावेशन के माध्यम से, या के शेप के जो इफेक्ट हैं उनको कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला है श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन। देखिए लेबर जो कोड है, ठीक है, वो तैयार तो हो गए 2019 में, लेकिन लागू नहीं हुए अभी तक। तो अगर हम श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन अगर अच्छे से कर दें, ठीक है, तो देन अगेन क्या होगा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अच्छे से रेगुलेट हो जाएगा। अब जब वो रेगुलेट होगा तो के शेप की वजह से जो इकोनॉमी में इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं वो अगेन कम हो जाएंगे। अब देखिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि इन समाधान के माध्यम से अगर के शेप टाइप का कोई इफेक्ट आया तो वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है भारतीय अर्थव्यवस्था में तो कहीं ना कहीं उसके जो प्रभाव हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो इन 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 समाधानों को अभी से हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार को अभी से इनको इंप्लीमेंट करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा के शेप क्या होता है, के शेप के फिर प्रभाव क्या होते हैं और उनका समाधान क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब आप मेंस का अगर क्वेश्चन लिखो तो हम बात करते हैं एसबीआई के उन साक्ष्यों की या उन प्रूफ्स की जो ये साबित करता है कि इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था के शेप में नहीं है, के शेप इकोनॉमिक रिकवरी जो है के शेप में नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या क्या साक्ष्य है हमारे पास, क्या क्या हमारे पास प्रूफ है। पहला, आय असमानता में कमी। ओवरऑल टाइम हमें 2014 से 2022 के बीच गिनी गुणांक जो है हमें कम हो गया है हमारा। गिनी गुणांक क्या होता है, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये आय की असमानता को दर्शाता है। आई होप आपको पता होगा। तो ये है लाइन ऑफ इक्वलिटी, समानता की रेखा, और ये है कर्व आपका, और इसके बीच जो गैप होता है इसको कहते हैं गिनी कोफिशिएंट। तो ये दो तरीके से निकाला जाता है, मतलब एक या जीरो। जीरो का मतलब परफेक्ट इनइक्वलिटी और जीरो का मतलब परफेक्ट इक्विलिटी। ठीक है, तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में के शेप अर्थव्यवस्था के शेप के हिसाब से रिकवर नहीं कर रही है। हमारे यहां अगर आप देखोगे तो चार पहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी है। ठीक है, 4% से बढ़ी है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि आईटीआर जो फाइल है वो हमारे बढ़े 10 से 25 लाख की आय वाले लोग में 291% की बढ़ोतरी देखी गई है, और 7.4 करोड़ लोगों ने आईटीआर भरा है, इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो के शेप में कर रही है, क्योंकि फिर तो जो ऊपर वाली क्लास वाले लोग थे या अपर क्लास के जो लोग हैं जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, है ना। ठीक है, जो ज्यादा ज्यादा पैसा जो लोग कमा रहे हैं केवल उनको रिटर्न भरना चाहिए, तो रिटर्न यहां पर कम होने चाहिए, तो उसमें बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलनी थी। 19.5 लगभग लगभग 20% ऐसी छोटी फर्म है जो बड़ी फर्मों में परिवर्तन हुई है पिछले कोविड 19 के टाइम के दौरान के बाद, क्योंकि इकोनॉमी में ने फिर से अपने आप को रिवाइव किया है दोबारा से। तो ये कुछ ऐसे प्रूफ हैं एसबीआई के रिपोर्ट के जो कि ये कहते हैं कि के शेप इकोनॉमिक रिकवरी भारत में, जो भी अर्थशास्त्री बोलते हैं कोविड के टाइम पे और अभी, ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियां हैं। ठीक है, देन अगेन इनका इसका यूज कर सकते हैं आप कहां पर, अगेन यूज कर सकते हैं जब भी आप मेंस का आंसर लिखें। ठीक, एंड अगर आगे की राह की बात मैं करूं कि आगे की राह क्या हो, तो जो मैंने आपको समाधान बताए थे वही आपकी आगे की राह है, और उसका भी अच्छे से क्रियान्वयन, उसकी अच्छे से निगरानी। ठीक है,
तो ये सारी की सारी चीजें अगर हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ देखने को हमें मिला भी, तब भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा प्रभावित नहीं होगी उससे। कोई कुछ सेक्टर ना तो ज्यादा अच्छा मतलब जैसे होता है ना, कुछ सेक्टर ज्यादा अच्छा करते हैं, कुछ कम अच्छा करते हैं, तो ऐसा कंडीशन शायद बने भी ना, और अगर कंडीशन बनी भी तो कम प्रभावित हमें करेगी। तो ये सारे के सारे सिनेरियो, ये सारी की सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो भविष्य में अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन बनता है या कोई क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं के शेप इकोनॉमिक रिकवरी पर, तो एसबीआई की रिपोर्ट के इस डेटा को आप शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या क्या समाधान उसमें होने चाहिए, क्या उसके इफेक्ट है और क्या होता है के शेप इकोनॉमिक रिकवरी। आई होप अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।